नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी सुनने में जितनी मजेदार लगती है, असल में उतनी ही ज्यादा डरावनी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बिल्कुल आम थी। स्कूल जाती थी, पढ़ाई करती थी, दोस्तों के साथ हंसती थी और अपनी टीचर पर भरोसा करती थी। लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी टीचर की जिसका चेहरा क्लास में सबके सामने शांत रहता था, लेकिन जिसके दिमाग में कुछ ऐसा छुपा था जिसे जानने के बाद रूह कांप जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, जहां हर रोज ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा जाता था भविष्य। लेकिन उसी चौक के पीछे छुपा था एक अंधेरा रहस्य। एक ऐसी टीचर जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा उन्हें घूरती थी, जो सवालों से ज्यादा चुप्पी पसंद करती थी। और फिर एक दिन उस लड़की ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उस दिन के बाद स्कूल वही रहा, क्लास वही रही, लेकिन हवा में डर घुल चुका था। अब सवाल यह है कि क्या वो लड़की उस डर से बाहर निकल पाई, या फिर वो भी उस टीचर के अजीब खेल का हिस्सा बन गई। मेरा नाम सीमा है और जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर उतरने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करते ही आज भी मेरा गला सूख जाता है। कई लोग कहते हैं कि बचपन की बातें भूल जानी चाहिए, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो इंसान का पीछा उम्र भर नहीं छोड़ती। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये उस वक्त की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई में मैं औसत थी, न बहुत तेज न बहुत कमजोर। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक ट्यूशन टीचर रखने का फैसला किया। उस दिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि असली डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान के आसपास सांस लेने लगता है। मेरी जिंदगी में भी डर ऐसे ही आया था, बिल्कुल चुपचाप, बिना आवाज किए। शुरू में सब कुछ सामान्य था, इतना सामान्य कि किसी को शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन शायद यही सबसे खतरनाक बात थी। हम जिस शहर में रहते थे वो बहुत बड़ा नहीं था। शांत गलियां, पुराने मकान और शाम होते ही सन्नाटा। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मम्मी घर संभालती थीं। पढ़ाई को लेकर दोनों बहुत सख्त थे, खासकर मेरे गणित को लेकर। जब उन्होंने बताया कि एक नई ट्यूशन टीचर आने वाली हैं, तो मैं खुश भी थी और नर्वस भी। अगले दिन शाम करीब 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला और बाहर एक दुबली पतली महिला खड़ी थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल ठीक से बंधे हुए थे और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उनका नाम था काव्या मैम। उनकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी, जैसे वो हमेशा धीरे बोलने की आदी हों। पहली नजर में वो बिल्कुल साधारण लगी, शायद जरूरत से ज्यादा साधारण। उन्होंने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तो तुम हो सीमा? उस पल मुझे अजीब सा लगा, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो, लेकिन मैंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। आखिर वो मेरी टीचर थी। पहली क्लास बिल्कुल सामान्य रही। उन्होंने मुझसे किताबें निकलवाईं, सवाल पूछे और बड़े ध्यान से समझाया। उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा था, इसीलिए मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए। क्लास खत्म होने के बाद भी वो कुछ देर तक बैठी रहीं और मम्मी से मेरी पढ़ाई के बारे में बात करती रहीं। जाते वक्त उन्होंने कहा, सीमा मेहनती बच्ची है, बस थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बैग उठाया, मेरी नजर अंदर चली गई। बैग में किताबों के अलावा कुछ और भी था। सफेद सफेद चौक के कई टुकड़े,
मुझे अजीब लगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर टीचर मार्कर या पेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद आदत होगी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि यही चौक आगे चलकर मेरे डर की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। उस रात मैं बिल्कुल सामान्य सोई। मुझे क्या पता था कि यही शांति आखिरी है। अगले कुछ दिनों तक काव्या मैम रोज आती रहीं। समय पर आना, शांत आवाज में पढ़ाना और बिना किसी भाव के वापस चली जाना, यही उनका रूटीन था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस करनी शुरू की। वो पढ़ाते समय बार बार चौक को हाथ में घुमाती रहती थीं। कभी उसे सूंघतीं, कभी उंगलियों से रगड़तीं। एक दिन मैंने देखा कि उनके नाखूनों के नीचे सफेद पाउडर जमा था। मुझे लगा शायद चौक का डस्ट होगा, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी चीज की तलब हो। वो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक जातीं और एक पल के लिए दीवार की तरफ देखने लगतीं। उस वक्त कमरे में अजीब सा सन्नाटा भर जाता था। फिर वो जैसे किसी ख्याल से बाहर आकर पढ़ाना शुरू कर देती। मैं असहज महसूस करती थी, लेकिन खुद को समझाती थी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। आखिर वो एक टीचर थी। एक शाम ऐसा हुआ जिसने मुझे पहली बार अंदर से हिला दिया। वो मुझे बोर्ड पर एक सवाल समझा रही थी। उन्होंने चौक से सवाल लिखा, फिर अचानक चौक का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया। उन्होंने उसे नीचे गिरने नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ में पकड़ लिया। अगले ही पल बिना मेरी तरफ देखे उन्होंने वो टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने चौक को चबा लिया। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। कमरे में सिर्फ चौक टूटने की आवाज और उनके चबाने की हल्की सी आवाज थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत सामान्य लहजे में बोली, क्या हुआ सीमा, सवाल समझ नहीं आया? मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चौक से दिमाग शांत रहता है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह सब सामान्य नहीं है, लेकिन डर के बावजूद मैं चुप रही। उस घटना के बाद मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हर दिन ट्यूशन के समय मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। मैं उनकी हर हरकत को ध्यान से देखने लगी। अब वो सिर्फ चौक तोड़कर नहीं खाती थी, बल्कि कभी कभी पूरे टुकड़े को मुंह में रख लेती थी। चौक की सफेद धूल उनके होठों पर लग जाती थी और वो उसे जीभ से साफ कर लेती थी। मुझे उल्टी सी महसूस होती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके मम्मी से कहा कि मुझे ट्यूशन में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी ने इसे मेरी आलस समझ लिया। उन्होंने कहा, अच्छी टीचर मिली है, नखरे मत करो। मैं चुप हो गई। उस उम्र में बड़ों की बात काटना आसान नहीं होता, लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठ चुका था जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक दिन काव्या मैम जल्दी आ गईं। मम्मी किचन में थीं और मैं अकेली कमरे में थी। उन्होंने बिना कुछ बोले अपना बैग खोला। इस बार मैंने साफ देखा, बैग में किताबों से ज्यादा चौक थी, सफेद, टूटी फूटी, कुछ पर दांतों के निशान भी थे। मेरा दिल बैठ सा गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, सीमा, तुम्हें चौक की खुशबू पसंद है? मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने खुद ही जवाब दिया, ये खुशबू बहुत सुकून देती है। उनकी आंखें उस वक्त अजीब सी लग रही थीं, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि शायद वो बीमार है, लेकिन किस तरह की बीमारी इंसान को चौक खाने पर मजबूर कर देती है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार मुझे काव्या मैम का चेहरा याद आता रहा, सफेद चौक से सना हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी हैं। हर छोटी सी आवाज पर मैं चौंक जाती। मैंने पहली बार अपने बचपन में इतना डर महसूस किया था। अगले दिन जब वो आईं, मैंने उनसे नजर मिलाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही हैं, बहुत ध्यान से, जैसे वो मेरे डर को पढ़ रही हों। क्लास के दौरान उन्होंने अचानक कहा, डरना नहीं चाहिए सीमा, डर इंसान को कमजोर बना देता है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उनसे ये बात कभी कही ही नहीं थी, फिर उन्हें कैसे पता? कुछ दिनों बाद एक और अजीब बात हुई। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर चली गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा और डर दोनों थे। मैंने धीरे से उनका बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैं उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना देखा, मेरी सांस अटक गई। उस पर लिखा था, चौक मुझे जिंदा रखती है। मैंने तुरंत डायरी बंद कर दी। तभी मुझे उनके कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या मैम कमरे में आईं और मेरी तरफ घूर कर देखने लगीं।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था, जैसे वो जानती हूं कि मैंने उनका राज देख लिया है। उन्होंने धीरे से कहा, सीमा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। उस पल मुझे एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली डर अभी आना बाकी था। काव्या मैम के वो शब्द मेरे कानों में देर तक गूंजते रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद मैं अंदर से बदल चुकी थी। मैं अब वही सीमा नहीं थी जो बेफिक्र होकर स्कूल जाती थी, दोस्तों से हंसती थी और शाम को ट्यूशन को सिर्फ पढ़ाई समझती थी। अब हर दिन एक बोझ जैसा लगने लगा था। ट्यूशन का समय नजदीक आते ही मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठती थी। मैं बार बार घड़ी देखती और मन ही मन दुआ करती कि काव्या मैम किसी दिन ना आए, लेकिन वो रोज आती थीं, बिल्कुल समय पर, जैसे किसी मशीन की तरह। उनके चेहरे पर वही शांत भाव, वही हल्की मुस्कान, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे छुपा खतरा मुझे साफ दिखने लगा था। मैं उनसे नजरें चुराती थी, फिर भी मुझे महसूस होता था कि उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहती हैं, जैसे वो मेरी हर सांस गिन रही हों। उस उम्र में डर को शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, लेकिन वो डर मेरे भीतर गहराई तक उतर चुका था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने सबसे अच्छे दोस्त से स्कूल में बात करने की कोशिश की। मैंने उसे काव्या मैम के बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकलने वाले थे, मैं चुप हो गई। मुझे खुद डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे पागल न समझ ले। आखिर कौन यकीन करेगा कि एक ट्यूशन टीचर चौक खाती है और अजीब बातें करती है। मैंने बात बदल दी, लेकिन मन में डर और अकेलापन दोनों बढ़ते चले गए। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं कई बार मुड़कर देखती, लेकिन सड़क खाली रहती। फिर भी मेरे कदम तेज हो गए। घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन सुकून ज्यादा देर नहीं टिका। शाम को जैसे ही घंटी बजी, मेरा दिल बैठ गया। काव्या मैम आ चुकी थीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उस दिन की क्लास पहले से भी ज्यादा अजीब थी। काव्या मैम ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज में आज कुछ अलग था। वो बार बार वही बातें दोहरा रही थीं, जैसे उनका ध्यान कहीं और हो। अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, सीमा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? मेरे हाथ से पेन गिर गया। मैंने हकलाते हुए कहा, नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग देखे जाने के लायक नहीं होते। फिर उन्होंने चौक उठाई और उसे दांतों से काट लिया। उस आवाज ने मेरी रूह तक को हिला दिया। चौक का पाउडर हवा में फैल गया और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस चुकी हूं, जिससे निकलने का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि काव्या मैम सिर्फ अजीब नहीं थीं, वो खतरनाक भी हो सकती थीं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बैठने को कहा। मैं डरते डरते उनकी कुर्सी के पास गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। उन्होंने कहा, सीमा, तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम जैसी बच्चियां पसंद है। उनका हाथ मेरे हाथ पर कुछ ज्यादा देर तक रुका रहा। मुझे खुद को छुड़ाने का मन हुआ, लेकिन मैं जैसे जड़ हो गई थी। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक असहज कर दिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मुझे किसी को सब कुछ बता देना चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। रात को मैंने अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे ट्यूशन में डर लगता है, लेकिन जैसे ही मैंने काव्या मैम का नाम लिया, पापा ने बात काट दी। उन्होंने कहा, अच्छी टीचर हैं, फीस भी कम लेती हैं और तुम्हारे नंबर भी सुधर रहे हैं। मम्मी ने भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि डर से ज्यादा खतरनाक चीज है अकेलापन, जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। उसी रात मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद ही सतर्क रहूंगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने काव्या मैम को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने नोटिस किया कि वो कभी भी अपने बारे में बात नहीं करती थी, न परिवार का जिक्र, न दोस्तों का, जैसे उनकी दुनिया सिर्फ चौक, किताबें और मैं ही थी। कभी कभी वो क्लास के बाद भी बैठी रहती, बिना कुछ बोले, बस दीवार को घूरती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया, मैम, आप कहाँ रहती हैं? वो कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानना ही बेहतर होता है। उस जवाब ने मेरी रीढ़ में सहरन दौड़ा दी। एक शाम जब क्लास खत्म हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। मम्मी बाहर थीं, घर में सन्नाटा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया। उस आवाज ने मुझे अंदर तक डरा दिया।
उन्होंने अपनी डायरी निकाली और मेरे सामने रख दी। बोले, तुमने इसे देखा है ना? मैं झूठ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखें झुक गईं। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है सीमा। जो चौक खाता है वही सच समझ पाता है। फिर उन्होंने डायरी का एक पन्ना खोला। उस पर बच्चों के नाम लिखे थे और कुछ नामों पर लाल निशान बने थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा वो सुन लेंगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये निशान किसके हैं? उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, जो बच्चे समझ नहीं पाए। उस पल मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ। क्या मैं भी उन बच्चों में से एक बनने वाली थी? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। काव्या मैम की आंखों में उस वक्त अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें मेरी घबराहट से मजा आ रहा हो। उस रात मैं बुरी तरह डर गई थी। मुझे बार बार सपना आ रहा था कि मैं एक काली क्लासरूम में बैठी हूं और चारों तरफ सिर्फ चौक है। दीवारें, फर्श, छत सब सफेद और बीच में काव्या मैम खड़ी हैं, मुझे घूरती हुई। उनकी आवाज गूंजती है, सीमा समझो। मैं चीख कर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हर बूंद के साथ मेरा डर और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौटी, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मम्मी पापा अभी आए नहीं थे। अंदर जाते ही मैंने देखा, मेरे स्टडी टेबल पर सफ़ेद चौक के टुकड़े रखे थे और उनके बीच एक कागज़ जिस पर लिखा था, अब तुम समझने लगी हो सीमा। मेरे हाथ कांपने लगे। काव्या मैम मेरे घर में आ चुकी थीं और मुझे पता था अब डर सिर्फ ट्यूशन तक सीमित नहीं रहा। मेरे स्टडी टेबल पर रखे चौक के टुकड़ों को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर जो हमेशा मुझे सुरक्षित लगता था, अचानक अजनबी और ख़तरनाक हो गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं, ये बात मुझे याद नहीं आ रही थी, लेकिन इतना तय था कि काव्या मैम बिना बताए मेरे घर में आ चुकी थीं। मैंने हर कमरे में डरते डरते झांका। किचन खाली था, बेडरूम में कोई नहीं था, बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोने में खड़ा होकर मेरी हर हरकत देख रहा हो। मैंने वो कागज़ उठाया। अब तुम समझने लगी हो सीमा। लिखावट साफ थी, वही घुमावदार अक्षर जो मैंने उनकी डायरी में देखे थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, उन्हें मेरे घर का रास्ता कैसे पता चला? क्या वो पहले भी यहाँ आई थी? मैंने चौक के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए, लेकिन उंगलियों पर लगी सफ़ेदी देर तक नहीं गई, जैसे वो मुझे याद दिला रही हो कि ये सब असली है। उस शाम मैं दरवाजे के पास बैठकर मम्मी पापा के लौटने का इंतजार करती रही। हर आहट पर मेरा दिल उछल जाता। जब पापा आए, मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मैं उन्हें कैसे समझाती कि मेरी टीचर मेरे घर में घुस आई है। मम्मी ने मेरी हालत देखी और पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे गले लगाया, पर मेरा डर कम नहीं हुआ। उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। बत्ती बुझाने से पहले मैंने हर कोना चेक किया, फिर भी नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे दीवारों के भीतर से चौक की रगड़ की आवाज आ रही हो, खुरखुर खुरखुर। अगले दिन काव्या मैम सामान्य समय पर आईं। उनके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने मुझसे नजर मिलाई और हल्की मुस्कान दी। मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों उबल रहे थे। मैंने सीधे पूछ लिया, मैम आप कल मेरे घर आई थीं? वो पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, सीमा तुम्हें भ्रम हो रहा है। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मुझे अपने सवाल पर ही शक होने लगा। लेकिन फिर उन्होंने अपना बैग खोला, अंदर वही चौक और एक नई चौक जिस पर मेरे नाम का पहला अक्षर उकेरा हुआ था। ये तुम्हारे लिए है, उन्होंने कहा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने चौक लेने से मना कर दिया। उनकी मुस्कान गायब हो गई। उस पल पहली बार मैंने उनके चेहरे पर गुस्सा देखा, दबा हुआ लेकिन खतरनाक। उस दिन की क्लास बहुत छोटी थी। वो बार बार घड़ी देखती रहीं और सवालों पर ध्यान नहीं दिया। जाते वक्त उन्होंने कहा, सीमा कुछ रिश्ते पढ़ाई से आगे होते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद होते ही रोना शुरू कर दिया। स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगा। टीचर्स की आवाज़ दूर दूर से आती लगती थी। ब्रेक में मैंने लाइब्रेरी जाकर इंटरनेट पर चॉक ईटिंग डिसऑर्डर सर्च किया। कुछ मेडिकल शब्द सामने आए, पिका डिसऑर्डर, लेकिन जो बातें मैं पढ़ रही थी वो काव्या मैम के व्यवहार से मेल नहीं खा रही थी। उनमें कुछ और था, एक जुनून, एक नियंत्रण की चाह। एक शाम मैंने तय किया कि मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। अगर काव्या मैम कुछ गलत कर रही हैं तो मुझे उसे साबित करना होगा। मैंने अपने पुराने फ़ोन से ट्यूशन के समय रिकॉर्डिंग ऑन रखी। शुरू में सब सामान्य रहा,
फिर उन्होंने चौक उठाई और उसे तोड़कर मुंह में डाला। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। तभी उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा, सीधे कैमरे की तरफ। रिकॉर्ड मत करो सीमा, उन्होंने कहा। मेरा खून जम गया। मैंने फोन गिरा दिया। उन्होंने फोन उठाया, स्क्रीन देखी और बहुत शांत स्वर में बोली, डर से सच्चाई मिट नहीं जाती। फिर उन्होंने फोन मुझे वापस दे दिया, जैसे चेतावनी दे रही हूं। उस रात मुझे फिर सपना आया। इस बार सपना और भी साफ था। मैं स्कूल की क्लासरूम में अकेली बैठी थी। ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था सीमा। काव्या मैम पीछे से आईं और मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम तैयार हो, उन्होंने कहा। मैं चिल्लाई, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। नींद खुली तो मैंने देखा मेरे तकिए के पास चौक का छोटा सा टुकड़ा रखा था। मैंने चीख मार दी। मम्मी दौड़ कर आईं। मैंने कहा कि किसी ने मेरे कमरे में कुछ रखा है। उन्होंने चौक उठाई और बोली, ये तो स्कूल की चौक जैसी है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। अगले दिन मैंने स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया। मैं घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मम्मी ने मुझे अपने साथ बाजार ले जाने का फैसला किया। रास्ते में मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। एक दुकान के शीशे में मुझे सफेद साड़ी की झलक दिखी। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मेरा डर अब मेरे दिमाग से निकलकर आसपास फैलने लगा था। हर सफेद चीज मुझे चौक लगने लगी। हर शांत चेहरा मुझे काव्या मैम की याद दिलाने लगा। शाम को पापा ने बताया कि काव्या मैम ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि मैं कई दिन से ध्यान नहीं दे रही हूं और मुझे ज्यादा समय देना चाहिए। पापा ने हंसते हुए कहा, टीचर को कितनी फिक्र है। मुझे चीख कर कहना था कि वो फिक्र नहीं, कब्जा है, लेकिन मैं चुप रही। उसी रात मुझे एक मैसेज मिला, अनजान नंबर से। सिर्फ एक लाइन, मैं देख रही हूं। मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे किसी बड़े की मदद लेनी होगी। अगले दिन स्कूल में मैंने काउंसलर से मिलने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस के पास पहुंची, मुझे काव्या मैम की आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर थीं। मेरी सांस अटक गई। क्या वो यहाँ भी? मैं पीछे हट गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उनका दायरा मुझसे कहीं बड़ा है और मैं उसमें अकेली फंसी हुई हूँ। उस रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। खट खट। मैं कांपते हुए उठी, पर्दा हटाया। बाहर अंधेरे में सफ़ेद साड़ी की एक परछाई और कांच पर उंगलियों से लिखा हुआ एक शब्द, समय आ गया है। खिड़की पर लिखा वो शब्द, समय आ गया है, मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं जमी खड़ी रही, जैसे मेरा शरीर मेरी बात मानने से इनकार कर रहा हो। मैंने धीरे से पर्दा वापस गिरा दिया और पीछे हट गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा पूरा घर सुन लेगा। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन था वो परछाई मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा लॉक किया और बिस्तर पर बैठकर घुटनों को सीने से लगा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि डर अब सिर्फ मानसिक नहीं रहा, वो मेरी दुनिया में घुस चुका था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं और हर सफेद चीज, दीवार, तकिया, चादर मुझे चौक की तरह चुभ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर मम्मी पापा के कमरे तक जाने की कोशिश की। गलियारे में अंधेरा था। हर कदम पर फर्श की हल्की सी चरमराहट मुझे और डरा रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मुझे उनकी धीमी सी खर्राटों की आवाज सुनाई दी। वो गहरी नींद में थे। मुझे उन्हें जगाने का मन हुआ, लेकिन डर था कि अगर मैंने कहा कोई खिड़की पर है और वो ना माने तो मैं और अकेली पड़ जाऊंगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। दरवाजे के पीछे बैठकर मैंने पूरी रात जागकर काटी। हर कुछ मिनट में मुझे लगता अब खिड़की फिर खटकेगी, लेकिन रात चुप रही, खतरनाक चुप्पी के साथ। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले खिड़की चेक की। बाहर कुछ भी नहीं था, न कोई निशान, न कोई परछाई। अगर वो शब्द कांच पर लिखा गया था तो अब गायब कैसे हो गया? मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? लेकिन तभी मेरी नज़र खिड़की के नीचे जमीन पर पड़ी। चौक से बनी एक छोटी सी लाइन, जैसे किसी ने सीमा खींच दी हो। उस पल मुझे समझ आया कि वो खेल रही हैं, डर के साथ, मेरे दिमाग के साथ, और वो जानती हैं कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। उसी दिन शाम को काव्या मैम फिर आईं। इस बार मैंने भागने का फैसला नहीं किया। मैं उन्हें सामने से देखना चाहती थी, सच जानना चाहती थी। वो अंदर आईं और हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठ गईं। मैंने सीधे कहा, आप मेरे घर क्यों आ रही हैं?
उन्होंने मेरी तरफ देखा, लंबी सांस ली और बोली, क्योंकि तुम बुला रही हो। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बुलाया। वो मुस्कुराई, वही डरावनी शांत मुस्कान। डर भी एक बुलावा होता है सीमा। उस पल मुझे लगा कि ये सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो मेरे दिमाग में घर कर चुका है। मैंने उनसे उनकी डायरी के बारे में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने चौक उठाई, उसे उंगलियों के बीच मसलते हुए बोली, कुछ लोग सच को सहन नहीं कर पाते। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से चौक खाने की आदत थी। चौक आवाजों को दबा देती है। उन्होंने कहा, यह दुनिया बहुत शोर मचाती है। लेकिन उनकी आंखों में उस वक्त दर्द से ज्यादा गर्व था, जैसे वो अपनी बीमारी नहीं, अपनी पहचान बता रही हूं। उन्होंने कहा कि बच्चे उन्हें साफ दिखते हैं, उनके डर, उनकी कमजोरियां, और वो उन्हें समझाना चाहती हैं। उस शब्द से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्होंने कहा, तुम बाकी बच्चों से अलग हो। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने जवाब दिया, तुम सवाल करती हो। फिर उन्होंने अपनी डायरी खोली और कुछ पन्ने दिखाए। हर पन्ने पर किसी बच्चे का नाम था। कुछ नामों पर चौक से मोटे गोले बने थे, कुछ पर काटे हुए निशान। जो समझ गए वो चले गए, उन्होंने कहा। जो नहीं समझे वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उस अधूरेपन में इतना डर था कि मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा मैं भी किसी सूची का हिस्सा बन चुकी हूं। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दें। उस पर उनका चेहरा सख्त हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने कहा। तुम्हारा डर तुम्हें मेरे पास लाया है। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा तोड़ा और मेरी तरफ बढ़ाया। बस एक बार, उन्होंने कहा। मैंने पीछे हटते हुए मना कर दिया। उसी पल उन्होंने मेज पर चौक दे मारी। सफेद धूल हवा में फैल गई। मैंने खांसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो वो मेरी बहुत नजदीक थीं। उनकी आंखों में कुछ टूट चुका था। उसी वक्त मम्मी की आवाज आई, सीमा, सब ठीक है? काव्या मैम तुरंत पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर फिर से वही शांति लौट आई। हाँ, सब ठीक है, उन्होंने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाते वक्त उन्होंने मेरी तरफ झुककर धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो चली गईं, लेकिन कमरे में उनका डर रह गया। मैंने मम्मी को सब बताने का फैसला किया। इस बार आधा नहीं, पूरा सच। मम्मी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। पहली बार उनकी आंखों में शक नहीं, डर था। पापा घर आए तो उन्हें भी सब बताया गया। पापा ने तुरंत काव्या मैम को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उन्होंने तय किया कि अब ट्यूशन बंद। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। जिन लोगों को नियंत्रण की आदत हो वो आसानी से पीछे नहीं हटते। उसी रात हमारे घर के बाहर दीवार पर सफेद चौक से एक बड़ा सा वाक्य लिखा था, तुम मुझे रोक नहीं सकते। नीचे उसी लिखावट में, सीमा मेरी है। मेरी मम्मी चीख पड़ी और मुझे एहसास हो गया, अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। घर की दीवार पर लिखा वो वाक्य, सीमा मेरी है, मेरे माता पिता के लिए सिर्फ डरावनी हरकत थी, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐलान था। जैसे काव्या मैम ने खुलकर कह दिया हो कि अब वो छुपने वाली नहीं है। उस रात घर में कोई सो नहीं पाया। मम्मी बार बार दरवाजा चेक करती रहीं। पापा खिड़कियों के बाहर टॉर्च मारते रहे। मैं सोफे पर बैठी रही, घुटनों को सीने से लगाए। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर वो इतना आगे आ चुकी हैं तो अगला कदम क्या होगा। सुबह होते ही पापा ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने दीवार की फोटो ली, बयान लिखा और कहा कि शायद कोई मानसिक रूप से बीमार महिला है जो हमें डराने की कोशिश कर रही है। उनके लहजे में वो गंभीरता नहीं थी जो मेरे अंदर के डर से मेल खा सके। मुझे लगा जैसे एक बार फिर कोई मेरी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा, लेकिन कम से कम अब मामला रिकॉर्ड में था। और यही बात काव्या मैम को सबसे ज्यादा पसंद नहीं आने वाली थी। पुलिस के जाने के बाद मम्मी ने पहली बार मुझे कसकर गले लगाया और कहा, हमने गलती कर दी सीमा। उस एक वाक्य में महीनों का दर्द था। पापा ने तय किया कि मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाऊंगी और घर से बाहर अकेले नहीं निकलूंगी। बाहर से ये सुरक्षा लग रही थी, लेकिन अंदर से मुझे घुटन हो रही थी।
क्योंकि मेरा डर बाहर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर बैठा था। हर बार जब फोन की घंटी बजती, मैं कांप जाती। हर सफेद चीज मुझे चौक लगती। रात में नींद आती तो सपनों में काव्या मैम आती, कभी स्कूल में, कभी हमारे घर में। एक रात मैंने सपने में देखा कि वो पुलिस स्टेशन में बैठी हैं और पुलिस वाले उन्हें चौक खिला रहे हैं। मैं चीख कर उठ गई, पसीने से भीगी हुई। मम्मी मेरे पास बैठी, लेकिन मैं जानती थी डर अब तर्क नहीं सुनता। तीसरे दिन पापा को पुलिस का फोन आया। उन्होंने बताया कि काव्या मैम का दिया हुआ पता गलत निकला है। जिस घर का पता उन्होंने दिया था वहां कोई और रहता था, जिसने कहा कि उस नाम की कोई महिला वहां कभी नहीं रही। ये सुनते ही मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। इसका मतलब साफ था, वो शुरू से ही झूठ बोल रही थीं। पापा ने जब ये बात मुझसे कही तो मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे पहले से पता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसी शाम मैंने पहली बार उनके नाम को इंटरनेट पर सर्च किया। कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। जैसे वो इंसान नहीं, एक साया हूं। लेकिन एक पुराने न्यूज़ आर्टिकल में मुझे कुछ मिला। एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जो मानसिक असंतुलन के कारण नौकरी से निकाली गईं। फोटो धुंधली थी, लेकिन चेहरा वही था, काव्या मैम। मेरे हाथ कांपने लगे। उस आर्टिकल में लिखा था कि स्कूल के कई बच्चों ने शिकायत की थी कि वो क्लास में अजीब हरकतें करती थीं, दीवारें खरोंचती थीं और चौक खाती थीं। एक बच्चे ने दावा किया था कि उसने उन्हें जबरदस्ती चौक खिलाने की कोशिश करते देखा। मामला दबा दिया गया क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब मैं पहली नहीं थी और शायद आखिरी भी नहीं होती अगर मैं चुप रहती। मैंने पापा को वो आर्टिकल दिखाया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को दोबारा फोन किया और ये जानकारी दी। इस बार पुलिस का रवैया बदला हुआ था। उन्होंने कहा कि वो इस केस को सीरियसली लेंगे, लेकिन अंदर कहीं मुझे डर था, क्या तब तक बहुत देर तो नहीं हो चुकी। उसी रात मेरे फोन पर एक लंबा मैसेज आया, भेजने वाला वही अनजान नंबर। मैसेज में लिखा था कि वो जानती हैं कि मैंने उनके बारे में सर्च किया है, कि उन्हें पता है पुलिस क्या कर रही है, और आखिर में लिखा था, तुम सच के बहुत करीब हो सीमा, लेकिन सच हमेशा सुरक्षित नहीं होता। ये पढ़कर मेरे हाथ सुन्न हो गए। पापा ने नंबर ट्रेस कराने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। मुझे एहसास हो गया कि वो हर कदम पर मुझसे एक कदम आगे है, जैसे वो इस पूरे खेल को एंजॉय कर रही हूं। अगले दिन पुलिस हमारे घर दोबारा आई। उन्होंने मुझसे विस्तार से पूछताछ की। पहली मुलाकात, चौक की आदत, डायरी, नामों की लिस्ट, सब कुछ। मैं बोलती रही और बोलते बोलते रोती रही। हर शब्द के साथ मेरा डर बाहर निकल रहा था। पुलिस वाले नोट्स बनाते रहे। जाते वक्त एक इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, तुम बहुत बहादुर हो। वो शब्द सुनकर मैं पहली बार थोड़ी मजबूत महसूस कर पाई। लेकिन उसी रात मुझे एहसास हुआ कि बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ती है। रात करीब 2 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर हवा तेज चल रही थी। अचानक हमें नीचे से आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर चौक रगड़ रहा हो। पापा ने टॉर्च ली और नीचे गए। मैंने सीढ़ियों से झांका। सामने का दरवाजा बंद था, लेकिन उस पर सफेद रेखाएं बन चुकी थीं और फर्श पर एक छोटी सी चौक रखी थी, टूटी हुई। उसके पास एक कागज, पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। उस पल मम्मी रो पड़ी और मुझे यकीन हो गया, अगला निशाना सिर्फ डर नहीं, कुछ और होने वाला है। पुलिस को फिर बुलाया गया। इस बार उन्होंने आसपास के सीसीटीवी चेक किए। एक कैमरे में रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल वही थी। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो अब तलाश में है, लेकिन मैं उनकी आवाज में भी एक अनिश्चितता महसूस कर रही थी, जैसे वो भी समझ चुके हों कि ये मामला आम नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी रही, दरवाजा बंद करके। पहली बार मैंने महसूस किया कि अगर वो सामने आईं तो मैं भागूंगी नहीं, क्योंकि डर से भागते भागते मैं थक चुकी थी। उस रात मैंने अपनी डायरी खोली और सब कुछ लिखना शुरू किया। हर घटना, हर शब्द, हर डर। मुझे लगा अगर मैं ये सब लिख दूंगी तो शायद ये बोझ हल्का हो जाएगा। लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये उन सभी बच्चों की है जिनके नाम उस डायरी में थे, जिनकी आवाज कभी नहीं सुनी गई।
और शायद यही बात काव्या मैम को सबसे ज्यादा चुभने वाली थी कि मैं चुप नहीं रहूंगी। सुबह होने से ठीक पहले मेरे कमरे की दीवार पर अंदर से चौक से लिखा हुआ एक नया वाक्य उभरा, अगर तुम बोलोगी तो कोई और चुप हो जाएगा। मैं उस वाक्य को घूरती रही और पहली बार मुझे एहसास हुआ, अब ये सिर्फ पीछा नहीं था, ये धमकी थी। दीवार पर लिखा वो वाक्य, अगर तुम बोलोगी तो कोई और चुप हो जाएगा, अब डर नहीं, चेतावनी बन चुका था। मैंने उस सुबह आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अलग ही सख्ती थी। मुझे पहली बार साफ महसूस हुआ कि अगर मैं अब भी चुप रही तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। मम्मी पापा डर से मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि घर की 4 दीवारें भी अब मुझे नहीं बचा सकती। काव्या मैम हर नियम, हर दीवार, हर डर से ऊपर उठ चुकी थी। मैंने पुलिस को वो धमकी दिखाई। इस बार इंस्पेक्टर की आंखों में भी चिंता साफ थी। उन्होंने कहा कि आज ही एक आखिरी कोशिश की जाएगी उन्हें सामने लाने की, और उसके लिए मुझे हिम्मत दिखानी होगी। पुलिस की योजना सीधी थी लेकिन खतरनाक। काव्या मैम को मुझसे ही संपर्क करना था क्योंकि उनका जुनून मुझसे जुड़ा था। मेरे फोन से उसी अनजान नंबर पर मैसेज भेजा गया, मैं बोलने से नहीं डरती, अगर मिलना है तो सामने आओ। मैसेज भेजते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं बहादुरी दिखा रही हूं या बेवकूफी। पुलिस घर के आसपास छिप गई। मम्मी रो रही थी, पापा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। हर सेकंड भारी लग रहा था। फिर करीब आधे घंटे बाद जवाब आया, सिर्फ एक शब्द, स्कूल। पुराना सरकारी स्कूल जो अब बंद पड़ा था, वही जगह जहां काव्या मैम कभी पढ़ाती थीं। पुलिस ने मना किया कि मैं अंदर ना जाऊं, लेकिन मैं जानती थी अगर मैं बाहर रही तो वो फिर गायब हो जाएंगी। हम सब गाड़ियों में वहां पहुंचे। स्कूल का गेट जंग लगा हुआ था, अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी क्लासों के निशान, टूटी कुर्सियां और हर जगह सफेद चौक की धूल। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अंदर से आवाज आई, सीमा, तुम आ गईं। वो आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसी शांति में सबसे ज्यादा खतरा छुपा था। काव्या मैम क्लासरूम के बीच में खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथ में चौक। उनके चारों तरफ ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के नाम लिखे थे। मैंने अपना नाम भी देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखो तुम कितनी दूर आ गई हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्यों? वो हंसी, बोली, क्योंकि दुनिया शोर करती है सीमा, और चौक उस शोर को खा जाती है। उनके शब्द पागलपन से भरे थे, लेकिन उन्हें खुद पर पूरा यकीन था। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उन्हें आवाजें सुनाई देती थीं, कैसे पहली बार चौक खाने से वो आवाजें रुकीं और फिर ये आदत नहीं, जरूरत बन गई। बच्चों को वो साफ मानती थीं, डर से भरे लेकिन सच्चे। मैं उन्हें मजबूत बनाना चाहती थी, उन्होंने कहा। उस पल मुझे समझ आया, वो खुद को राक्षस नहीं, रक्षक समझती थीं, लेकिन रक्षक बनने की चाह में वो दूसरों की जिंदगी निगल चुकी थीं। मैंने उनसे कहा, आप बीमार हैं और आपको मदद चाहिए। ये सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। नहीं, वो चीखीं, तुम्हें मदद चाहिए। उन्होंने चौक मेरी तरफ बढ़ाई। मेरे शरीर में डर था, लेकिन पैरों में अब भी ताकत थी। मैंने पीछे हटने के बजाय कहा, मैं नहीं खाऊंगी। उसी पल पुलिस अंदर घुसी। काव्या मैम पीछे हटी, लेकिन भाग नहीं पाई। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। उन्हें पकड़ लिया गया। जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, वो लगातार बुदबुदा रही थीं, चौक खत्म हो जाएगी, फिर आवाजें आ जाएंगी। मुझे दया भी आई और राहत भी। इंस्पेक्टर ने बताया कि पुराने केस दोबारा खोले जाएंगे, कई परिवारों को जवाब मिलेंगे, शायद देर से, लेकिन सच बाहर आएगा। कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। स्कूल बदला, घर बदला, लेकिन यादें नहीं बदली। आज भी सफेद दीवारें मुझे बेचैन कर देती हैं। चौक की गंध से दिल बैठ जाता है, लेकिन अब मैं डर से भागती नहीं। मैंने सीखा कि डर को नाम देना जरूरी है, ताकि वो हमें खा न जाए। मैंने ये कहानी इसीलिए सुनाई
क्योंकि शायद कहीं कोई और सीमा होगी जो किसी काव्या मैम से डर रही हो। अगर आप सुन रहे हैं और कुछ गलत लग रहा है तो चुप मत रहिए। डर सबसे ताकतवर तब होता है जब हम अकेले होते हैं, और सबसे कमजोर तब जब हम बोलते हैं। आज भी कभी कभी सपनों में मुझे चौक टूटने की आवाज सुनाई देती है, खटाक। मैं जाग जाती हूं, लेकिन अब अंधेरे में एक बात साफ दिखती है, मैं बच गई, और यही मेरी जीत है। मेरा नाम सीमा है और ये कहानी मेरी ही थी।